हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपके साथ कॉपी तुर्किया और हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी 11th क्लास का चैप्टर 3rd। तो ये हमारा जो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत है उस बुक का चैप्टर 3rd है, जिसमें हमने लास्ट का एक लेक्चर कंप्लीट कर दिया और ये इस चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि किस तरह से जो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जान सकते हैं। तो हमने देखा था उसके कुछ प्रत्यक्ष सोर्स हैं, या आप कह सकते हो प्रत्यक्ष प्रमाण पाए जाते हैं, स्रोत पाए जाते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष स्रोत है वो पाए जाते हैं, जिससे हम क्या पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना उसको समझ सकते हैं कि किस तरह से पृथ्वी है अंदर से बनी हुई है, या उसकी जो चट्टाने है वो किस तरह से बनी हुई है। तो अप्रत्यक्ष स्रोत और प्रत्यक्ष स्रोत हम पढ़ चुके हैं। उसमें जो मेन इंपोर्टेंट था भूकंप था, जो हम पढ़ रहे हैं आज, जो प्रत्यक्ष प्रमाण में आता है भूकंप। भूकंप में भूकंप का अगर हम साधारण शब्दों में अर्थ निकालें तो भूकंप क्या है? पृथ्वी में कंपन होना, पृथ्वी में कंपन होना, या धरातल में क्या है? कंपन होना। धरातल सामान्य अर्थ है धरातल में कंपन होना क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। ठीक है, इसका जो हम कह सकते हैं शेकिंग ऑफ अर्थ, पृथ्वी का क्या है? कंपन होना, पृथ्वी में कंपन होना क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। और इसके अलावा भूकंप के जो हम पढ़ रहे हैं कि आता क्या है, उसकी ओरिजिनेट क्या होता है। भूकंप की उत्पत्ति किस कारण होती है? वैसे तो भूकंप के प्रकार तो कई है, पर मुख्य रूप से उत्पत्ति की बात करते हैं। उत्पत्ति होता है भ्रंश का जो किनारा होता है, या जो भ्रंश की जो फॉल्ट लाइन होती है, भ्रंश रेखा होती है, या भ्रंश का जो कगार बोलते हैं, उसके सहारे क्या होता है? भूकंप है वो आते हैं। और वो कैसे आते हैं? जैसे हम कह सकते हैं कोई भी धरातलीय भाग है, ये क्या है? कोई भी धरातलीय भाग है, ठीक है, इस पर पेड़ पौधे हैं, बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है, सब कुछ है, और ये क्या है? धरातल। और हमें पता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो क्या है? अलग अलग पार्ट से बना हुआ है, और इसके अंदर क्या होता है? लगातार अंदर से क्या है? धरातल यानी इसके ऊपर क्या है? बल लगता रहता है। तो हम मान सकते हैं कि किसी भी एक भ्रंश कगार पर, किसी भी एक भाग पर क्या होता है? जो भ्रंश कगार होता है, या जो प्लेट कह सकते हैं जिसको आप, प्लेटों के कारण भी भूकंप पैदा होता है, ज्वालामुखी के कारण भी होता है। तो उत्पत्ति क्या होती है? किसी भी भ्रंश कगार, कोई भी मान लीजिए ये धरातल है, इसके दो टुकड़ों के अंदर, मतलब ये दो भाग है, एक तो भाग है धरातल, इसके अंदर भ्रंश रेखा बन गई, इसमें क्या होता है? आपस में सभी रगड़ खाते हैं। रगड़ कैसे खाएंगे? जब अंदर से बल लगेंगे इसके ऊपर है, तो पृथ्वी के जो दोनों भाग है उनमें क्या होता है? मूवमेंट होती है, गति होती है। क्या होता है? गति होती है। पृथ्वी यानी धरातल के जो भ्रंश रेखा होती है, भ्रंश रेखा बन जाती है किसके कारण? पृथ्वी के अंदर बल लगते हैं, और बलों के कारण क्या? तो उसमें चट्टान आ जाती है, वो टूट जाती है, और उसमें क्या होता है? मूवमेंट होती है। तो यही धरातल का टुकड़ा क्या होता है? जो धरातलीय टुकड़ा मान लेते हैं हम ये है, इस पर क्या होता है? बल लगना शुरू हो जाता है। वो एक दूसरे के या तो अपोजिट जाते हैं, या एक दूसरे के पास से रखते हैं। तो इस किनारे पर यहाँ क्या होता है? यहाँ पर बल लगने के कारण उसमें रगड़ खाती है, तो उससे क्या होता है? भूकंप पैदा होता है, कंपन पैदा होता है। इसके अलावा और भी कई सारे वो आगे हम पढ़ेंगे जो भूकंप के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप एक बार इतना याद रखिए कि भ्रंश जो किनारा होता है उसके पास से क्या होती है? सेलों में दरार पड़ने से क्या होता है? ऊर्जा निकलती है, और ऊर्जा निकलने से जो दो सेलखंड है या दो भाग है वो एक दूसरे से दूर सरक जाते हैं, उसके आसपास सरकते रहते हैं, उससे उस रेखा के सहारे क्या होता है? कंपन पैदा होता है, या आप कहते हैं ऊर्जा निकलती है, और वो ऊर्जा जिस क्षेत्र में पहुंचेगी वहां पर क्या होगा? पृथ्वी को वो हिला देगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा आगे इसमें कि भूकंप में वो उसी के कारण होता है, जैसे आपने घर्षण सुना होगा, घर्षण के कारण क्या होता है? सेल में विकृति होती है, और जो विपरीत दिशाओं में सरकती है, तो उससे भूकंप है वो पैदा होते हैं। और आगे है इसमें दो तीन चीजें समझ में आ गई आपके। जब मान लेते हैं वही क्षेत्र लगा लेते हैं कि ये धरातलीय भाग है, ये धरातल है, और यहाँ पर बहुत सारे बिल्डिंग बनी हुई है, घर बने हुए हैं, ठीक है, खेत है, ठीक है। तो उस धरातलीय भाग पर क्या है? जब भूकंप आता है तो उसके भूकंप की क्या होती है? दो चीजें होती है। एक तो होता है जिसको बोलते हैं फोकस, और दूसरा होता है एपिसेंटर।
या इसको आप कह सकते हो अधिकेंद्र, भूकंप के अंदर नहीं कहेंगे इसको, अधिकेंद्र कहेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं अधिकेंद्र और इसको एपिसेंटर बोला जाता है, एपी सेंटर, अवकेंद्र, सॉरी इसको अधिकेंद्र और इसको अवकेंद्र बोलते हैं। इसको अधिकेंद्र कहेंगे, आप इसको इंग्लिश में याद रखेंगे तो ठीक रहेगा। इसको बोलते हैं अवकेंद्र। एक और नाम इंग्लिश में इसका हाइपोसेंटर बोलते हैं ना, हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर और फोकस में दो याद रखेंगे। अब होता क्या है कि मान लेते हैं ऊर्जा है वो यहाँ सबसे पहले पैदा हुई, ऊर्जा यहाँ जब पैदा होती है, जब पहला जहां पर से ऊर्जा निकलती है उस पार्ट को क्या बोलते हैं, उस पार्ट को बोलते हैं फोकस या हाइपोसेंटर। क्या बोलेंगे इसको, फोकस या हाइपोसेंटर बोलेंगे। जिस भाग पर सबसे पहले कंपन पैदा होता है, कंपन पैदा होगा उसको बोलेंगे हाइपोसेंटर या फोकस, यानी भूकंप का अधिकेंद्र कहेंगे। भूकंप केंद्र नहीं कहेंगे, भूकंप का अधिकेंद्र कहेंगे। और जब, क्योंकि जब ऊर्जा निकलेगी वो वहां पर भूकंप पैदा होगा, सबसे पहले ऊर्जा निकलेगी तो ऊर्जा क्या होगी, विमुक्त होगी, वो क्या होगी, अलग अलग दिशाओं में जब जाएगी। और जब ऊर्जा अलग अलग दिशाओं में कहीं पर भी जाती है, जिस भी क्षेत्र पर जाती है, जिस क्षेत्र पर सबसे पहले, यानी क्या होता है, वो जब ऊर्जा निकलती है ये क्या होगा, यहाँ से ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। जब ऊर्जा निकलेगी तो वो क्या होगा, सबसे पहले जहां पर भी पहुंचेगी, सबसे पहले जहां पहुंचेगी उसे एपिसेंटर कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। तो मैं कह दूंगा कि यहाँ से जैसे भूकंप का है, जैसे हाइपोसेंटर, फोकस, अवकेंद्र है, और जब सबसे पहले जो ऊर्जा निकली वो पहुंची यहाँ इस बिंदु के पास, तो ये क्या होगा, ये कहलाएगा दूसरा जो पार्ट है, इसको बोलेंगे अधिकेंद्र। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा क्या अधिकेंद्र होता है और क्या अवकेंद्र होता है। आगे है इसमें और कि अधिकेंद्र जो होता है वो अवकेंद्र के बिल्कुल 90 डिग्री पर होता है, ठीक है। उसके क्या होता है, बिल्कुल 90 डिग्री पे होता है। यहाँ पर मान लीजिए इसका तल है, इसके क्या होता है, 90 डिग्री पर पाया जाता है क्या, अधिकेंद्र, इसके फोकस। ओके, कितना समझ में आएगा, आगे देखते हैं। फिर है कुछ और पॉइंट्स इससे रिलेटेड, एक डायग्राम दिया हुआ है उसी से संबंधित है। भूकंपीय तरंगे, अर्थक्वेक वेव्स, भूकंपीय तरंगे। अब भूकंप आ गया, उसकी अलग अलग तरंगे होती है, भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे है वो वैसे तो क्या 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। और वैसे हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, 2 प्रकार की। वैसे तो ओरिजिनेट में 2 प्रकार में भी बांट सकते हैं हम, दोनों और तीनों दोनों बता देता हूँ आपको। भूकंप की तरंगे जो होती है वो किस तरह से होती है, अभिलेख जब होता है, सॉरी भूकंप की तरंगे 2 प्रकार की होती है, और जब अभिलेखित होता है तो वो 3 प्रकार से अभिलेखित करते हैं उसको। 2 प्रकार कौन सी होती है, एक होती है भूगर्भिक, भूगर्भिक तरंगे, और दूसरी होती है धरातलीय तरंगे, पहली और दूसरी धरातलीय तरंगे। भूगर्भिक और धरातलीय तरंगे 2 प्रकार की होती है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, पृथ्वी का जो हम बात करते हैं, भूकंप जितने भी महसूस किए जाते हैं, जितने भी भूकंप महसूस किए जाते हैं, इसको बोलते हैं क्या, क्रस्ट बोलते हैं इसको, या आप इसको ये मान सकते हैं, इसको बोलते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल, स्थल मंडल को क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है जिस पर हम रह रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है जिस पर बिल्डिंग बनी हुई है, खेत खलिहान है, ये क्या 200 किलोमीटर की गहराई तक, 200 किलोमीटर की गहराई तक अंदर तक जो पाया जाता है, यानी इससे लेकर यहाँ तक जो 200 किलोमीटर है गहराई तक पृथ्वी की, ये 200 किलोमीटर भी कह सकते हो, मतलब हर जगह 200 किलोमीटर की गहराई तक है पार्ट है, उसको क्या बोलेंगे, स्थल मंडल, लिथोस्फीयर बोलेंगे। और भूकंप है वो कहाँ महसूस किए जाते हैं, लिथोस्फीयर में महसूस किए जाते हैं। अंदर के जो पार्ट है वहां पर क्या है,
भूकंप महसूस किए जाते हैं गहराई वाले भाग होते हैं उनमें। और भूकंप को किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ से मापते हैं। भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। सिस्मोग्राफ पता कैसे चलेगा भूकंप आया है? सिस्मोग्राफ यंत्र से भूकंप को मापते हैं। भूकंप आया है कि नहीं, उसकी वेलोसिटी कितनी है, वो वैसे रेक्टर स्केल पे वो तो मापनी है उसकी, ये उसमें कितनी गति से आया है, ठीक है, सॉरी तीव्रता से नहीं मापेंगे। मतलब भूकंप जो आया है कैसे पता चलेगा कि भूकंप आया? तो वो भूकंप मापी जो यंत्र होता है उससे मापा जाता है। भूकंप के मापी यंत्र को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सिस्मोग्राफ। और सिस्मोग्राफ क्या होता है? तीन तरह की जो तरंगे हैं, तीन तरह की, तीन तरंगों को क्या करता है? तीन तरंगों को अभिलेखित करता है, अभिलेखित करता है। यानी भूकंप मान लीजिए यहाँ पर लगाया हुआ हमने सिस्मोग्राफ, ठीक है, तो सिस्मोग्राफ पर क्या होगा? जब कभी भी भूकंप आएगा तो उसके ऊपर क्या होगा? ऐसे लाइन होती है, यानी वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसपे क्या वो जब कंपन होता है, शेकिंग होता है तुम्हें, वो क्या उसपे कैलकुलेट करने लगता है इस तरीके, ठीक है, लाइन होता है, उसपे लाइन ऐसे बनने लगती है पेज के ऊपर। तो उससे क्या है हम अंदाजा लगाते हैं कि भूकंप आया, पता चलता है। वैसे भूकंप का पता कब चलता है? एट ए टाइम ही पता चलता है। और इसमें क्या जब भूकंप आता है तो उसकी अभिलेख है वो कर लेता है। और वो तीन तरीके से करता है। तीन तरंगे इसमें अभिलेखित होती है, जिनको पी तरंग कहते हैं, एस तरंग कहते हैं और धरातलीय तरंग कहते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं जो पहला बताया था आपको, धरातलीय तरंग और भूगर्भिक तरंग। भूगर्भिक तरंगे होते हैं जिनको बॉडी वेव भी बोलते हैं, बॉडी वेव। और इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं सरफेस वेव, सरफेस वेव। तो भूगर्भिक तरंगे कौन सी होती हैं? वे तरंगे जिनका उद्गम केंद्र से ऊर्जा जब मुक्त होने के दौरान पैदा होती है। यानी उद्गम केंद्र कौन सा? फोकस। फोकस से जब ऊर्जा निकलती है तो पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर वो विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़ती है, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है? भूगर्भिक तरंग। अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको वही है। इसके अलावा जो सरफेस तरंग है, धरातलीय तरंग है, वो क्या होती है? वो सेलों के मध्य क्या होती है? जो धरातल होता है उसके ऊपर क्रियाएं करती है। कहने का अर्थ ये है कि भूकंप की तरंगें और दोनों ये करते हैं। मान लेते हैं ये एरिया, यहाँ पर भूकंप आया, भूकंप का क्या फोकस है? फोकस है, आउ केंद्र है। आउ केंद्र पर क्या होता है? जब ऊर्जा निकलती है तो मैंने अभी बताया आपको, वो क्या होता है? विभिन्न दिशाओं में निकलती है। तो ये क्या होता है? जब भूगर्भ के अंदर, पृथ्वी के अंदर अलग अलग दिशाओं में निकलेंगे तो इसको बोलेंगे भूगर्भिक तरंग। और धरातलीय तरंग बोलेंगे जब वो धरातल पर क्रियाएं करती है, मतलब कि यहाँ पर पहुंची कोई भी तरंग पहुंचती है, क्योंकि यहाँ पर भी पहुंचती है, जब वो यहाँ पर क्रियाएं करती है या अपना रिएक्शन करती है तो इसको क्या बोलते हैं? धरातलीय तरंग है वो कहा जाता है। ओके, इतना समझ में आया आपको? अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो आगे देखते हैं हम कि किस तरह से विभिन्नताएं होती है। इसके अलावा धरातलीय तरंग क्या होता है? वो घनत्व के साथ है, क्योंकि चट्टान का जैसे हम देखा होगा, चट्टाने जैसे पीछे मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण हो रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण बताए थे आपको, उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से जो अलग अलग चट्टाने होती हैं उनका घनत्व है वो अलग अलग होते हैं। तो भूकंपीय सॉरी जो धरातलीय तरंगें होती हैं जब वो आगे बढ़ती है तो जिसका जितना ज्यादा घनत्व होगा उसमें धरातलीय तरंगों की जो स्पीड होती है वो उतनी ही अधिक हो जाती है, ठीक है। धरातलीय तरंगों की जो स्पीड है वो घनत्व चट्टान के घनत्व पर निर्भर करता है। अगर घनत्व ज्यादा होगा तो उसकी गति भी क्या होगी? अधिक होगी। ओके, आगे देखते हैं हम ये तीन तरंगों के बारे में पढ़ेंगे हम, कौन कौन सी होती है। आपने तो सिर्फ देखा ही होगा, ऐसे ही महसूस ही किया होगा, भूकंप आया है, जैसे सामान गिरने लगता है उससे, ठीक है, चीजें हिलने लगती है, तो वो जब होता है उसकी वेलोसिटी जैसे अलग अलग होती है। तो भूगर्भीय तरंगों को क्या है? दो प्रकार से बांटा जा सकता है, उसको बोलते हैं पी और एस। उसी के तीन पार्ट बता रहा हूं आपको, पी और एस। तो तीन तरह के अभिलेखित होती है किसपे? सिस्मोग्राफ पे। तो पहली जो मैं बता रहा हूँ भूगर्भिक, जो अभी मैं पढ़ाया आपको, भूगर्भिक तरंगे। तो ये तीन पार्ट होते हैं जिसे मैंने बताया आपको अभी।
तो दो इसके पार्ट है, एक होती है पी करंट और दूसरी होती है एस करंट। करंट का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज मत होना भी। करंट का मतलब ये है, मान लीजिए यहाँ पर भूकंप आया, और भूकंप क्या होता है, जब वो ऊर्जा निकलती है, दिखाई तो देगी नहीं ऊर्जा, वो ऊर्जा जिस दिशा में भी आगे बढ़ती है तो उसको क्या बोलते हैं, तरंग बोलते हैं। ठीक है, जो ऊर्जा निकलती है जिससे क्या पृथ्वी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, या जो ऊर्जा आगे बढ़ती है तो उसको क्या बोलते हैं, तरंग कहते हैं। तरंग का मतलब आप ये मत समझिए कोई चीज है वो आगे बढ़ रही है, वो क्या होता है, इनविजिबल तरीके से आगे बढ़ती है। पी होगी, पी है जिसको प्राथमिक तरंग भी बोलते हैं, प्राथमिक तरंग, इसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक तरंग भी बोलते हैं, प्राथमिक तरंग, और इसको बोलते हैं द्वितीय तरंग, द्वितीय तरंग। जब भूकंप आता है, इसके अलावा ये है धरातलीय तरंग, धरातलीय कौन सी होती है, जैसे उसमें डायग्राम देखोगे आप 3.1 में, इसमें बुक में दिया हुआ है उसी पेज पर ही, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि किस तरह से धरातलीय तरंग है वो क्या रहती है। मान लीजिए सिस्मोग्राफ लगा रखा है हमने, ये धरातल है, यहाँ पर हमने फिट कर दिया सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफ पर जो भूकंप आएगा तो उसके ऊपर क्या होता है, एक पेज होता है, और एक जैसे आपने वो क्या बोलते हैं, जो 3 इडियट में मूवी में जैसे नहीं होता, वो क्या नाम होता है उसका, वायरस जिसको बोलते हैं, वो आमिर खान उसको वीरू शास्त्र बुद्धे, हाँ, वो जैसे वो सॉन्ग सुनता है, वो आपने देखा होगा, वो क्या बोलते हैं, मेरे को नाम नहीं पता, जो म्यूजिक सुनते हैं उसको, वो क्या होता है, एक जैसे डॉट सी, वो क्या बोलते हैं, जो पिन सी होती है वो चलती है उसके ऊपर। ठीक है, उसी तरह क्या होता है, सिस्मोग्राफ होता है, उसके ऊपर क्या होता है, सही सी भरी हुई क्या होती है, एक पिन होती है, और जब भूकंप आता है वो क्या, जब हिलने लगती है और वो ऐसे क्या है उसके ऊपर है, वो ऑटोमेटिक क्या है उस पे दिखाने लगता है, या उस पे रीडिंग है वो आने लगती है जब भूकंप आता है तब सिस्मोग्राफ पे। वो जैसे कैसेट में जो कैसेट नहीं होती, वो गोल गोल सी उसके ऊपर वो चलता है ना, लाइन सी, वो पॉइंट सा होता है, उसी तरह सिस्मोग्राफ में होता है, वो पॉइंट सा उस पे लगा हुआ होता है पेज पे, और उस पे स्याही भी लगी होती है, जब भूकंप आता है तो वो हिलने लगता है, तो उस पे क्या इस तरह से लाइनें बनने लगती है, तो उन लाइनों को ही क्या बोलते हैं, अलग अलग तरंगे बोलते हैं, यानी उनकी वेलोसिटी के आधार पर बांटा जाता है, यानी उनकी गति के हिसाब से कितना नुकसान करते हैं उस आधार से 3 भागों में बांटते हैं, पी, एस और धरातलीय तरंग। ठीक है, इसको एल भी कह सकते हो, एल तरंग। तो ये 3 है, ठीक है, 3 तरंगे विलेखित होती है, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है, 2 बताया मैंने, ये 5 चीज वही है, सेम है। तो जब उस पे आलेखित होती है तो वो क्या होता है, जैसे मैंने पिन बताया वो इस तरह से होती है, तो जब भूकंप आता है तो वो क्या होता है, जो ड्रम वो पेपर होता है उस पे क्या है, भूकंप नहीं आया तो वो क्या सीधा है, जब भूकंप आएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर एक और आएगा, फिर वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, 3 तरह से तरंगे पैदा होती है, जब भी भूकंप आएगा 3 तरह की तरंगे पैदा होंगी। ठीक है, तो जब पहली तरंग, यानी जब भूकंप पैदा हुआ, यहां से फोकस से भूकंप आया, जब उसके ऊपर पहली बार महसूस हुआ, तो जो तरंगे पहली बार पृथ्वी पर या धरातल पर पहुंचती है उसको क्या बोलते हैं, पी तरंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पी तरंग। और फिर उसके बाद क्या है, रेगुलर तो होती नहीं रही, कभी भी आप महसूस करना, भूकंप जब आता है वो रेगुलर कहीं नहीं रहता, कहीं हिलता नहीं रहता, कि बीच बीच में पृथ्वी या धरती है वो उसमें कंपन होता रहता है। 2016 की बात है, 2016 की बात है, एक स्कूल में पढ़ा रहा था मैं, तो वहां क्या हुआ, ये वाला बोर्ड नहीं था, व्हाइट बोर्ड नहीं था, तो बोर्ड था, तो यहाँ तो है वो क्या हो गया, जैसे कील थी, कील के अंदर क्या है, वो डब्बा लटका रखा था चौक वाला, यहाँ साइड में था, और वो ऐसे था, उसके अंदर क्या डब्बे में डब्बे को लटका रखा था, उसमें सेट कर रखा था, चौक था। तो भूकंप आया, हम क्लास में सभी स्टूडेंट थे, शायद वो 7th पता नहीं 8th क्लास थी, एसएस की पता नहीं 9th या 10th क्लास। तो वो क्या है, चौक का डब्बा यहाँ लटका हुआ था और ऐसे करके नीचे लटका हुआ था। मैंने जब चौक उठाया ना तो वो ऐसे था, वो अपने आप ही गिर गया डब्बा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। बच्चों ने क्या कहा कि क्या सर आपने ये गिरा दिया, तो मैंने कहा मैंने तो नहीं गिराया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने चौक लेके निकलने लगा था, मैंने ध्यान रखा वो फैन में चली गई और फैन था बंद, और वो शायद नवंबर की बात थी, मेरे को महीना भी याद नहीं है अभी। तो क्या हुआ, फैन है वो हिल रहा था, तो तब पता चला कि वो भूकंप जब आया उससे क्या वो डब्बा है वो उस कील के अंदर से सड़क के नीचे गिर गया था। कील के अंदर सपोर्ट नहीं थी, सीधी थी वो, ठीक है, तो वो गिर गया इसीलिए। तो 1 मिनट के अंदर क्या किया हमने, पूरा स्कूल खाली करवा दिया और बच्चे क्या वो बाहर ग्राउंड में खड़े कर दिए।
तो कहने का अर्थ है जब भूकंप आता है तो वो क्या है, अचानक से भी आता है, और जब पहले पहुंचती है तरंगे वो कौन सी पहुंचती है, पी तरंग पहुंचती है, उसके बाद है एस तरंग आती है। मतलब जब भूकंप मिलेगा तो पृथ्वी उसमें कंपन शुरू होगी, फिर बीच में रुक जाएगी, फिर एकदम से होगा, फिर होगा। तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। तो सबसे पहले कौन सी आएगी, पी तरंग आएगी, फिर आएगी एस तरंग और फिर आएगी एल तरंग। और सभी का जो अलग अलग विशेषताएं हैं, जैसे कि यहां बता देता हूं, पी तरंग जो तीनों क्या बोलते हैं उसको, जो माध्यम होते हैं कौन कौन से, तरल गैस और तरल हो गया, गैस और भाप। पी तरंग तीनों माध्यम में से गुजर सकती है या गुजर जाती है। मतलब ये ध्वनि तरंग भी कह सकते हैं इसको ना, इसको क्या बोल सकते हैं आप, इसको ध्वनि तरंग भी बोल सकते हो। ये तीनों माध्यम से कौन कौन से, गैस तरल और ठोस में से गुजर जाती है। ओके, ये है, ये तरल में से नहीं गुजरती। ओके, ये तरल में से इस तरह है, वो तरल पदार्थ में से नहीं गुजरती, तरल में से नहीं गुजरती। अब इसका मतलब क्या है, बताता हूं अभी। देखो इस इमेज में देखो यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा, एक इमेज दे रखी, छाया क्षेत्र दे रखा, भूकंप का छाया क्षेत्र। तो मान लेते हैं भूकंप यहाँ पे था वो, और इस तरह है वो जैसे आगे बढ़ रही है, तो उसमें डायग्राम दे रखा है कि 105 डिग्री के बाद, 105 डिग्री के बाद, क्योंकि ये 360 मान लेते हैं इसको पूरा, तो 105 डिग्री के बाद दोनों तरफ है क्या, ये वाला जो भूकंप का छाया क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर इस तरह है वो महसूस की नहीं जाती। कारण क्या है, क्योंकि ये पार्ट हो सकता है लिक्विड है, तरल है, इसलिए ये चला जाता है, और इसको क्या साइंटिफिक वे से प्रूव भी किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये तरंगे आती है, ये तरल में से नहीं गुजरती, और ये सबसे खतरनाक होती है। धरातलीय तरंगे सबसे खतरनाक होती है, विनाशकारी जिसको कह सकते हो, विनाशकारी। बिल्डिंग गिरती है, लोग मरते हैं, धरती उथल पुथल हो जाती है। ठीक है, धरती से पानी निकलने लगता है, ज्वालामुखी है वो, सॉरी क्या बोलते हैं जिसको, जो पर्वतीय प्रदेश होते हैं उससे क्या होती है, लैंडस्लाइड होने लगती है, या बर्फ है वो जो जमी हुई है वो गिरने लगती है। वो सबसे खतरनाक कौन सी होती है, अलवेल होती है। अलवेल जो चलती है वो बहुत क्या जिगजैग तरीके से चलती है। अब अर्थ है वो पूरी तरह से क्या ऐसे हो जाएगी, तो क्या होगा, बिल्डिंग है वो अपने आप उगड़ जाएगी, दरारें आ जाएंगे, बहुत नुकसानों को, बाढ़ हो जाएंगे, डैम टूट जाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे खतरनाक होती है। ओके, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बाकी का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं बाद में, बाय।